हेलो फ्रेंड्स, स्वेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर था उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोगों ने अच्छे से कवर किया था, पहला पार्ट। और उसके बाद दोस्तों इसका सेकंड पार्ट यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया था। दोस्तों, ये आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन थे, इनको हम लोगों ने अच्छे से जान लिया था और समझ लिया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को दोस्तों सबसे पहले देख लें। उसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ से भी हम लोग इसको पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। पार्ट 1 में आधे क्वेश्चन पवन सीरीज़ के हम लोग कवर करेंगे, पार्ट 2 में हम लोग बचे हुए क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हर्बर्ट और जॉन लॉक ने शिक्षा का क्या उद्देश्य बताए हैं, यानी हर्बर्ट और जॉन लॉक ने शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए हैं। तो हर्बर्ट और जॉन लॉक ने शिक्षा का उद्देश्य बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास करना ही स्वीकार किया है। ठीक है, यानी उन्होंने बताया कि बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास करना ही शिक्षा है। ठीक, स्पेंसर के अनुसार शिक्षा और शिक्षण क्या है। स्पेंसर एक ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जो संपूर्ण जीवन को ही शिक्षा मानते हैं, यानी मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सीखता है वह शिक्षा है और उसे परिपक्व करना ही शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, यानी स्पेंसर ने माना कि संपूर्ण जीवन में यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ इंसान सीखता है वो सब क्या है, वो शिक्षा होती है। अगला क्वेश्चन, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो जॉन डेवी का मानना है कि शिक्षण का उद्देश्य बालक का सामाजिक कल्याण, सामाजिक सेवा यानी सोशल वेलफेयर, सोशल सर्विस और अच्छी नागरिकता यानी गुड सिटीजनशिप के गुण पैदा करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है शिक्षा के उद्देश्य की, यानी शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो हर्बर्ट ने, जॉन लॉक ने, स्पेंसर ने, जॉन डेवी यानी जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं उन सब के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, उन पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पर आ रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों और निर्णयों इनके द्वारा लोगों के विचारों, मतों और अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। ये कथन किसका है, ये लुगिस और वीगल का है। एडगर डेल के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा बताइए। तो संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचार तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की एक प्रक्रिया होती है। यानी संप्रेषण का अर्थ है परस्पर विचारों और भावनाओं की साझेदारी करना। व्यक्तिक संप्रेषण क्या है। तो एजी मेल्विन ने व्यक्तिक संप्रेषण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विचारों का आदान प्रदान करना अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक को प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना, ये व्यक्तिगत संप्रेषण कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सामूहिक संप्रेषण यानी कक्षा शिक्षण के गुण बताइए। तो सामूहिक संप्रेषण मतलब जब क्लास में हम लोग होते हैं ना तो वहाँ पे समूह के रूप में संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन चलता नहीं चलता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सामूहिक संप्रेषण के गुण बताइए। ठीक, तो ये एक सरल और सस्ती विधि है, इस कारण ये व्यवहारिक है। ठीक है, बालक अनेक बालकों के संपर्क में आने के कारण अच्छे गुण ग्रहण कर लेता है। ठीक है, यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला और कविता के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा क्या है। तो फ्रोबेल का मानना है कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना होता है। ठीक है, यानी जो बता रहे हैं कि किस तरीके से कार्य करके सीखते हैं। ठीक है, जो कार्य करके सीखेगा वो स्थायी हो जाएगा, उसको कभी भूलेंगे नहीं आप। ठीक, प्रेरणा के तरीके बताइए। तो प्रेरणा सामान्यतः दो हैं, शाब्दिक प्रेरणा और अशाब्दिक प्रेरणा। शाब्दिक प्रेरणा में क्या होता है, जैसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे हमने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक, बच्चे अगर उसका उत्तर दे रहे हैं तो हम उससे क्या कहते हैं, शाबाश, अच्छा, उत्तम आदि शब्द आते नहीं आते, वेरी गुड कहते हैं नहीं कहते हैं, ये शाब्दिक प्रेरणा होती है। अशाब्दिक में होता है जिसमें दंड और पुरस्कार आते हैं। ठीक है, तो उसमें हम कुछ कहते हैं नहीं, उनको कोई प्राइज़ वगैरह दे देते हैं, गुस्सा करते हैं ना, ये चीज़ें आ जाती हैं शाब्दिक और अशाब्दिक में। फिर उसके बाद पाल लीगन्स का संप्रेषण के संबंध में क्या विचार है। तो पाल लीगन्स के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं, प्रभावों आदि का इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को
समझ सकें। ठीक है, यानी संप्रेषण वो चीज़ है जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचार, तथ्य, भावनाएं और प्रभावों का परस्पर विनिमय यानी आदान प्रदान करते हैं, जिससे क्या होगा, लोग एक दूसरे के संदेशों को समझ सकते हैं। संप्रेषण में संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, एंडरसन के अनुसार संप्रेषण क्या है? तो एंडरसन के अनुसार संप्रेषण देखते हैं कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी हमेशा ही चलती रहती है, जिसमें व्यक्ति चेतनतया अथवा अचेतनतया दूसरे के संज्ञानात्मक ढांचों को सांकेतिक यानी उसमें हाव भाव होते हैं के रूप में उपकरणों और साधनों द्वारा प्रभावित होता है। ठीक, टी रायमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है? तो उनके अनुसार शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिसमें ये आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे या नहीं होंगे। ठीक, अगला व्यवस्थित विधि वह रास्ता है जिसमें व्यवस्थित सामग्री के विकास का निर्णय किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जॉन डीवी का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, टीएलएम का पूरा नाम और उपयोग लिखिए। तो इस टीएलएम को दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री, और इसका प्रयोग कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए किया जाता है। जब आप क्लास में पढ़ाने के लिए पहुंचेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपके पास क्या होगा, आपका टॉपिक होगा। टॉपिक के अलावा जो टीएलएम ये होता है, मान के चलिए आप कुछ ब्लैक बोर्ड पर आप लिख कर बता रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप कुछ मौखिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, अगर उसी के साथ साथ आप उसी से रिलेटेड एक टीएलएम लेकर पहुंच रहे हैं तो क्या होगा, बच्चे उससे आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद गतिविधि से आप क्या समझते हैं? ठीक, तो वह तरीका जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है तथा जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, ठीक है, वो गतिविधि कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि गतिविधि आधारित शिक्षण क्या होता है? जब सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि के द्वारा कराई जाती है तो उसे गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं। ये शिक्षण की नवीन विद्या है, यानी आप खुद से करेंगे। ठीक है, यानी अगर कोई चीज़ अगर आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो उसको खुद जब करेंगे तो इसमें गतिविधियाँ शामिल हो जाती हैं। शिक्षक शिक्षार्थी को प्रविधियों द्वारा कार्य करने के योग्य बनाता है, तो स्वयं यह दर्शाने में लगा रहता है कि ये कैसे करो, इस बात के लिए सावधान रहना कि वे उसे करें। ये कथन किसका है? तो एमपी मॉफेट का है ये। अगला क्वेश्चन, विधि प्रक्रियाओं की सुपरिभाषित संरचना है जिसमें परिस्थितियों की मांगों के अनुसार विभिन्न प्रविधियों और युक्तियां निहित होती हैं। ये कथन किसका है? तो ये ठट और ग्रेब्रिज का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि डॉक्टर एस.के. अग्रवाल के अनुसार कथन क्या है? ठीक है, यानी यहाँ पर पूछ रहा है कथन क्या होता है? तो कथन मौखिक शिक्षण का एक पहलू है। कथन का तात्पर्य मौखिक रूप से कहकर बतलाकर ज्ञान देने से है। इस युक्ति के प्रयोग में शिक्षक किसी वस्तु या प्रसंगों को बालकों के सम्मुख ऐसे आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करता है कि बालकों के मस्तिष्क में उसका चित्र बन जाता है और बालक उसका ज्ञान सरलतापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, यानी कथन का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ आपको बताया जा रही है, टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, तो उसकी एक जो छाप होती है, एक इमेजिन जो होती है, वो एक कल्पना करने आप लगते हैं कि हाँ इस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। पेंटन ने विवरण के लिए क्या कहा? ठीक, तो उन्होंने बताया कि विवरण या कथन स्वयं में एक कला है जिसका उद्देश्य बच्चों के समक्ष घटनाओं को भाषा के माध्यम से स्पष्ट, विस्तृत, रुचिकर और श्रृंखलाबद्ध रूप से इस तरह प्रस्तुत करना कि घटनाएं बच्चे के मस्तिष्क में चित्र रूप बना लें और बच्चे अपनी कल्पना में अपने को उस घटना का दर्शक या भाग लेने वाला अनुभव करने लगते हैं। यानी जो चीज़ अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि बच्चा खुद कल्पना कर रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि रुचि के संबंध में मैकडूगल का क्या कहना है? यानी मैकडूगल के विचार पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैकडूगल का मानना है कि रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक पहलू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है नियोजन के सिद्धांत का क्या महत्व है? तो सबसे पहला महत्व आएगा श्रम और समय की बचत होती है। यानी जब हम प्लानिंग कर लेंगे तो क्या होगा, श्रम और समय इसमें बच जाता है। शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है, यानी स्टेप टू स्टेप चलता है। शिक्षण का उद्देश्य पूरा हो जाता है, किस मकसद से हम पढ़ा रहे हैं, किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, चयन के सिद्धांत पर रायबर्न के विचार लिखिए। तो रायबर्न का मानना है कि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आवर्ती के सिद्धांत का मूल भाव क्या है? करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान के आधार पर बार बार पाठ को दोहराने से सीखे हुए पाठ के प्रति विस्मरण की संभावना कम होती जाती है। यानी जब आप किसी चीज़ को बार बार करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पूरी तरीके से उस काम को कर लेंगे। यानी कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं बार बार या किसी चीज़ को आप याद कर रहे हैं, तो अगर आप 2 4 5 बार उसको दोहरा लेंगे तो क्या होगा, वो पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शिक्षण सूत्र से आपका क्या अभिप्राय, यानी शिक्षण सूत्र से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षण सूत्र
शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं। उन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। खेल की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो म्यूलिक के अनुसार जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, खेल क्या है? ह्यूजेज और ह्यूजेज के अनुसार वह विधि जो छात्रों को उसी उत्साह से सीखने की योग्यता प्रदान करती है जो उसके स्वाभाविक खेल में विद्यमान है, खेल विधि के नाम से जानी जाती है। हैंडसन के अनुसार क्रिया शिक्षण की क्या परिभाषा है? ठीक है, तो हैंडसन ने क्रिया शिक्षण को परिभाषित करते हुए लिखा कि क्रिया सामाजिक और मानसिक होती है और चहलकदमी, आत्म अभिव्यक्ति और आत्मक्रिया इसके अंग हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, कामेनियस के अनुसार शिक्षक का क्या कार्य है? कामेनियस ने सबसे पहले इस बात का विरोध किया कि शिक्षक का कार्य केवल छात्रों तक सूचना पहुंचाने का है, यानी इसका वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाए, यानी क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाए। ठीक है, अगला, यदि आप छात्र की बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो उस गति को विकसित करना चाहिए जिससे इसको नियंत्रित करना, उसे बुद्धिमान तथा तार्किक बनाने के लिए बालक को स्वस्थ बनाइए। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रूसो का। अगला क्वेश्चन आता है कि गुड के अनुसार निदान का क्या अर्थ है? तो गुड के अनुसार निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण। अगला, खेल विधि पर ह्यूजेज और ह्यूजेज के विचार लिखिए। तो वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है उसमें स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, प्रायः खेल या क्रीड़ा विधि कहलाती है। ठीक है, इस उद्यान में बालक, पौधे, पाठशाला, बगीचा तथा शिक्षक माली होता है। ये कथन किसने व्यक्त किया? तो किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोबेल ने बताया कि जो बालक होते हैं वो पौधे होते हैं। ठीक है, पाठशाला जो होगी वो हो जाएगी बगीचा और जो शिक्षक होता है वो हो जाएगा माली। ठीक, ये किसने कहा था? तो ये किंडरगार्टन के जो प्रवर्तक थे फ्रोबेल, उनका ये मानना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भाषा शिक्षण की दक्षताएं कौन कौन सी हैं? तो भाषा शिक्षण की दक्षताएं हैं सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। पहले सुना जाता है, फिर बोला जाता है, फिर पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कार्यशाला प्रविधि से क्या अभिप्राय है, यानी कार्यशाला विधि से आप क्या समझते हैं? कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य है जिसमें सभी प्रतिभागी सदस्य अपने ज्ञान, अनुभवों और कौशलों के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा विषय के बारे में सोचते हैं। कार्यशाला का मूल सूत्र क्या है? तो इसका मूल सूत्र क्या होगा? उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपस में मिलजुल कर सहयोगात्मक भावना से कार्य करना। अगला, क्लार्क ने शिक्षण कौशल की परिभाषा क्या दी है? तो क्लार्क ने कौशल को परिभाषित करते हुए बताया कि शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित और क्रियान्वित किया जाए। अगला क्वेश्चन आता है कामिसार के अनुसार शिक्षण कौशल क्या है? तो उनके अनुसार शिक्षण कौशल वह है जो शिक्षण में विभिन्न तथा विशिष्ट क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे प्रारंभ, प्रदर्शन, आवेदन, अंदाजा करना, पुष्टि करना, तुलना, व्याख्या, प्रश्न आदि आते हैं। ठीक है, अलेन के शिक्षण कौशल संबंधी विचार क्या थे? तो अलेन ने शिक्षण कौशल के विषय में अपने विचार देते हुए कहा विभिन्न प्रतिनिधि अध्यापन कौशल की पहचान और इन छोटे छोटे कौशलों पर अध्यापक परीक्षण में ध्यान व समय देने से अध्यापक केवल इन्हीं कौशलों का नहीं बल्कि साधारण शिक्षण योग्यताओं का भी विकास करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि ब्राउन के अनुसार शिक्षण क्या है? तो ब्राउन ने अपने विचार देते हुए कहा कि शिक्षण बहुपक्षीय क्रिया प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक के द्वारा विभिन्न क्रियाएं वो कौन कौन सी? प्रश्न पूछना, सुनना, छात्रों के उत्तर जानना और प्रतिफल देना, पुनर्बलन देना और अन्य क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। उपचारात्मक शिक्षण के किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है, यानी उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण बहुत ही उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन, बहुस्तरीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है? तो विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बालकों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छात्रों की त्रुटियों का निराकरण किस प्रकार के शिक्षण के माध्यम से किया जाता है? तो ये उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से छात्रों की त्रुटियों का निराकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण का लघु रूप है ये। ठीक है, शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में छात्रों के सामने प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया सूक्ष्म शिक्षण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो इसके जो जन्मदाता थे वो थे एलन। शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षण कौशल वह आधार है जिसमें शिक्षक शिक्षण कार्य प्रभावी और रोचक तरीके से संपादित करता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न
कौशल के अंतर्गत प्रश्न कैसे हों, तो प्रश्न सरल और स्पष्ट हों, प्रश्न प्रासंगिक हों, प्रश्न स्तर अनुकूल हों, प्रश्नों में विविधता हो तथा वे बोधगम्य हों, और प्रश्न पाठ के अनुसार क्रमबद्ध श्रृंखला में होने चाहिए। यानी जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैसे हों, तो प्रश्न वो सरल हों, स्पष्ट हों, प्रश्न प्रासंगिक हों, ऐसा ना हो फालतू के इधर उधर के ना हों, प्रश्न स्तर अनुकूल हो, यानी छात्रों के जो स्तर होता है उसको ध्यान में रख के हमें बनाने चाहिए, ठीक। प्रश्नों में विविधता हो, वो बोधगम्य हो, ठीक, और प्रश्न पाठ के अनुसार क्रमबद्ध श्रृंखला में होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कोलविन ने प्रश्नीकरण के विषय में क्या कहा, तो कोलविन ने प्रश्नीकरण के विषय में लिखा, प्रश्न सबसे अच्छे उत्तेजक हैं, यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाते हैं, यानी प्रश्न के माध्यम से छात्रों का ज्ञान आसानी से प्रदान किया जाता है और शिक्षक छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है वहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, शिक्षण में प्रश्नों का बहुत बड़ा महत्व है, यह कोई एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। सामान्य पाठ या विशिष्ट शिक्षण में किसी शिक्षक की सफलता उसके भलीभांति प्रश्न पूछने की क्षमता पर या योग्यता पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है, तो ये रायबर्न का है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, रेमंड के अनुसार एक अच्छा प्रश्नकर्ता कौन है, तो उत्तम प्रश्न करने की शैली प्राप्त करना एक नए शिक्षक की मुख्य आकांक्षाओं में से एक होनी चाहिए। अतः एक अच्छा प्रश्नकर्ता एक अच्छा शिक्षक होता है, ठीक है। यानी जो सबसे अच्छे प्रश्न करता है वो क्या होता है, एक अच्छा शिक्षक होता है वहाँ पे, ठीक। पार्कर का प्रश्न के विषय में क्या विचार है, तो पार्कर का कहना है कि प्रश्न आदत कौशल स्तर हैबिट स्किल लेवल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है। अगला क्वेश्चन, वुडवर्थ ने अधिगम के संबंध में क्या परिभाषा दी, तो उन्होंने परिभाषा दी कि किसी भी ऐसी प्रक्रिया को जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभव में जो कुछ वे हो सकते हैं भिन्नता स्थापित करती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है, ठीक है। यानी उसको सीखने की परिभाषा या उसको सीखना कहा जा सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ब्रहटे ने अधिगम की क्या परिभाषा दी, तो उन्होंने कहा कि सीखना व्यक्ति के कार्यों की एक स्थायी परिवर्तन लाना है जो निश्चित परिस्थितियों में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने अथवा किसी समस्या को सुलझाने के प्रयासों में अभ्यास द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गेट्स के अनुसार सीखना क्या है, तो गेट्स ने एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये उनकी पुस्तक है, उसमें अधिगम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। यानी अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं, ठीक। अभ्यास और प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है, तो ये H.L. किंग्सले की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, दक्षता आधारित विधि के सोपान बताइए, तो दक्षता आधारित विधि के सोपान पूर्व तैयारी यानी उद्देश्य निर्धारण, सहायक सामग्री की व्यवस्था, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, नियम निर्णय का सामान्यीकरण, सूचीकरण, अभ्यास कार्य के माध्यम में की गई त्रुटि का शुद्धिकरण और प्रयोग, ठीक है। तो ये दक्षता आधारित विधि के सोपान होते हैं। अगला, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ लिखिए, तो उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस प्रकार की शिक्षा से है जिसकी व्यवस्था छात्रों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है। छात्रों की दुर्बलताओं को जानकर शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है जिसमें उनकी कठिनाई, दुर्बलता और बुरी जो आदतें होती हैं उनको दूर करके सीखने के दूषित प्रभाव को नष्ट किया जाता है और उसमें सुधार किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खेल पर आधारित 2 शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर खेल पर आधारित शिक्षण प्रविधियाँ कौन कौन सी उनको देख लेते हैं। खेल विधि यानी प्लेवे मेथड, किंडरगार्टन विधि यानी किंडरगार्टन मेथड, फिर मॉन्टेसरी विधि, यहाँ पे मॉन्टेसरी मेथड, प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड, उसके बाद डाल्टन विधि, डाल्टन मेथड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये खेल पर आधारित कुछ प्रविधियां हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। 5 प्रविधि हैं, आपसे एग्जाम में 1 या 2 इसी तरीके से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। शिक्षण में रुचि का सिद्धांत से क्या आशय है, यानी शिक्षण में रुचि का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो शिक्षण के स्पष्ट, सुपाच्य, पठनीय और रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखा। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में दोस्तों इसके बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये पवन सीरीज के क्वेश्चन थे, इनको हम लोगों ने
एक वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया। दूसरी दोस्तों वीडियो आपके सामने बहुत ही जल्द अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।